बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 14 का आखिरी लेक्चर है। तो इसमें हमने दो पोर्शन है, एक तो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ऑफ इम्यूनिटी को डिस्कस करना है कि इम्यूनिटी काम कैसे करती है, और दूसरा टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले जिस वक्त हम मैकेनिज़्म की बात करते हैं, तो अगर आपको लास्ट लेक्चर याद हो तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि इम्यूनिटी को प्रोड्यूस करने वाले दो तरह के सेल्स हैं, एक टी सेल्स हैं और एक बी सेल्स हैं। दोनों की एक्शन, दोनों का मैकेनिज़्म डिफरेंट है। तो हमारे पास इसी वजह से हमारे दो तरह की इम्यूनिटी है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और दूसरा ह्यूमोरल इम्यूनिटी। तो अगर हम बात करते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की, तो जाहिर है नाम से ऐसी इम्यूनिटी जो सेल्स प्रोड्यूस करेंगे, ऐसी इम्यूनिटी जो सेल्स प्रोड्यूस करेंगे। और जो सेल्स इन इम्यूनिटी को प्रोड्यूस करते हैं वो आमतौर पे टी सेल्स होते हैं। तो ये काम कैसे करते हैं, थोड़ा सा इनकी वर्किंग को ब्रीफली से डिस्कस करते हैं। आपकी बुक में तो बहुत ही शॉर्ट लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा इसको ज़्यादा एक्सप्लेन कर दें, लेकिन इतना ज़्यादा भी एक्सप्लेन नहीं हम करेंगे। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी सबसे पहले होता क्या है, जैसे मैं कहता हूँ कि हमारे पास एक कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में इंटर हुआ, और ये वो बैक्टीरिया है जो हमारी दो डिफेंस लाइन को क्रॉस करके आया है। पहली डिफेंस लाइन हमारे फिज़िकल बैरियर थे, दूसरी डिफेंस लाइन हमारे मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स थे जिनमें फैगोसाइट्स भी आ जाता है, नेचुरल किलर्स भी आ जाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स थे। और अब तीसरी जो डिफेंस लाइन है वो इम्यूनिटी है। तो ये वो पहली जो दो डिफेंस लाइन, उनसे ये बच के यहाँ पहुँच चुका है। अब जो ही ये टिश्यूज़ बॉडी के अंदर इंटर होता है, तो सबसे पहले कुछ सेल होते हैं जिनको हम कहते हैं एंटीबॉडी प्रेजेंटिंग सेल्स, बॉडी नहीं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, एपीसीज, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। क्लियर? तो ये इन बैक्टीरिया या कोई भी आप कह सकते व्हाटसोएवर जो हार्मफुल सब्सटेंस है या कोई पैथोजेन है, कोई एंटीजन है, इसको ये इंगल्फ कर लेंगे, और इंगल्फ करने के बाद ये अपने सरफेस पे इनको शो करवाएंगे। ये सरफेस पे क्या होना शुरू होंगे, यानी प्रेजेंट, ये एंटीजन को बॉडी के जो इम्यूनिटी के सेल्स हैं या बॉडी के डिफेंसिव सेल है उनके सामने ये प्रेजेंट करेंगे। अब होगा क्या, इन एपीसीज को देखते हुए जो हमारे टी हेल्पर सेल्स हैं, टी हेल्पर सेल्स, ये क्या करते हैं, इनके पास कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, वो रिसेप्टर इन सेल्स को डिटेक्ट करते हैं, या इन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की जो एक्स्ट्रा सेलुलर या जो आउट प्रेजेंटेशन है उसको क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे। अच्छा, जो ही ये डिटेक्शन हो गया, सपोज मैं कहता हूं कि ये हमारे पास डिटेक्शन हो गया, ये इसको डिटेक्ट करने के बाद कुछ केमिकल रिलीज करते हैं जिनको का नाम है साइटोकाइंस। अब ये जो साइटोकाइंस हैं ये जाके हमारी बॉडी के जो दूसरे सेल्स हैं, जैसे ये कुछ साइटोकाइंस मैक्रोफेजेस को जाके एक्ट करेंगे, कुछ साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को एक्टिवेट करेंगे, टॉक्सिक टी सेल्स को एक्टिवेट करेंगे, कुछ जाके नेचुरल किलर को एक्टिवेट कर देंगे, और फिर ये क्या करेंगे, ये इन सारे के सारे जो पैथोजेंस हैं उनको किल करना शुरू कर देंगे। कैसे? ये फैगोसाइटोसिस के जरिए से किल करता है, ये एपोप्टोसिस के जरिए से किल करता है, एपोप्टोसिस, और ये आमतौर पे डीग्रेनुलेशन के जरिए से किल करता है। ये मैंने पहले भी बताया था कि इनसे कुछ केमिकल्स निकलते हैं, कुछ ग्रेन्यूल्स निकलते हैं, जैसे उन ग्रेन्यूल्स में कुछ केमिकल्स होते हैं जिनको पोरिफेरेंस कहा जाता है। वो क्या करते हैं, सेल वॉल, जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर पोर्स कर देते हैं, जिससे उनकी डेथ हो जाती है। एपोप्टोसिस का मतलब क्या है, उनको श्रिंक करके वन बाय वन उनको छोटे पीसेस करके उसको खाना शुरू कर देंगे। फैगोसाइटोसिस पूरा का पूरा सेल ही हड़प कर देंगे। तो बहरहाल ये इनके मुख्तलिफ मेथड्स हैं। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में अगर यहाँ देखे जाए तो सारे सेल्स ही इन्वॉल्व हैं। तो ये सारे के सारे सेल्स मिलके हमारे जो पैथोजेंस है या कोई एंटीजन आ गया है, कोई नुकसानदेह ऑर्गेनिज्म आ गया है, तो उसको वो क्या करेंगे, किल करेंगे। ये मैकेनिज्म है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का। अच्छा, अब हमारी जो दूसरी टाइप है वो है ह्यूमोरल इम्यूनिटी। सबसे पहले ह्यूमोरल का मतलब समझना है। यहाँ तो हमने डिस्कस किया था ना सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ह्यूमोरल का लफ्ज़ी मतलब होता है बॉडी फ्लूइड। तो कुछ अरसा पहले जब एंटीबॉडी डिस्कवर नहीं हुई थी तो साइंटिस्ट ने ये ऑब्ज़र्व किया
कि हमारे कुछ बॉडी फ्लूइड्स जैसे बॉडी ब्लड प्लाज्मा है, उसके अंदर कुछ पावर्स हैं, कुछ केमिकल्स हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के पैथोजेंस को मारने की सलाहियत रखते हैं। तो साइंटिस्ट ने कहना शुरू कर दिया, चूँकि बॉडी फ्लूइड्स की वजह से इम्यूनिटी बन गई तो ये ह्यूमरल इम्यूनिटी है। बाद में जिस वक्त डिस्कवरी हुई तो पता चला वो जो केमिकल्स हैं जो ब्लड प्लाज्मा के अंदर या बॉडी फ्लूइड के अंदर हैं, जो मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं, वो एंटीबॉडीज़ हैं। तो बहरहाल ह्यूमरल इम्यूनिटी का मतलब ये है कि बॉडी फ्लूइड के ज़रिए से बॉडी ने किल करना है। तो सबसे पहले ये जो ह्यूमरल इम्यूनिटी है ये बी सेल्स की वजह से, यहाँ तो टी सेल्स ने ये सारा काम करवाया है, तो यहाँ बी सेल्स करेंगे। अब होता क्या है, सबसे पहले कोई एंटीजन आ गया तो बी सेल्स क्या करेंगे, सपोज मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास एक पैथोजन आ गया, तो हमारे जो बी सेल्स हैं उनके ऊपर रिसेप्टर होते हैं, वो फ़ौरन इस पैथोजन या इस एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेंगे और रिकॉग्नाइज करके ये कुछ खास किस्म के स्पेशल सेल बनाना शुरू कर देते हैं जिनको हम कहते हैं प्लाज्मा सेल्स या प्लाज्मा क्लोन सेल्स। अब ये क्या करेंगे, ये प्लाज्मा सेल्स फिर एंटीबॉडीज बनाएंगी अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ एंटीजन। यानी सपोज मैं कहता हूँ कि हमारे पास ये एंटीबॉडी है, तो ये एंटीबॉडी अगर सपोज शेप ऐसी है तो हो सकता है इसका जो अपर एंड है वो कुछ इस तरह का डिज़ाइन हो जाए ताकि ये इसको आसानी से अटैच करवा सके। तो अब हुआ क्या है कि बी सेल्स ने एंटीजन को रिकॉग्नाइज किया, उसने ख़ास किस्म के सेल्स बनाए जिसको प्लाज्मा सेल्स कहेंगे, और प्लाज्मा सेल्स ने फिर एंटीबॉडीज़ बनाई, वो एंटीजन फिर उन एंटीजन को ख़त्म करेगी। अब एंटीबॉडीज़ कैसे ख़त्म कर दी, यानी इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। सबसे पहले सपोज मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास एंटीजन है, कोई भी पैथोजन है जो बी सेल ने रिकॉग्नाइज करके प्लाज्मा सेल्स बना के एंटीबॉडीज़ इसके अगेंस्ट बना दी है, तो एंटीबॉडीज़ इस पर आके अटैच होना शुरू हो जाती। सपोज मैं कहता हूँ ये एंटीबॉडीज़ अटैच होगी। अच्छा, जो ही एंटीबॉडीज़ अटैच हो जाती हैं तो हमारे बॉडी के एक रूल है कि वो सेल जो फैगोसाइटोसिस करते हैं तो हर उस चीज़ को वो डैमेज करेंगे, फैगोसाइटोसिस के ज़रिए से उसकी डेथ करवाएंगे या उसको किल करेंगे या उसको ख़त्म करेंगे जिसके ऊपर एंटीबॉडीज़ लगी। ये बाहर का टिश्यू भी हो सकता है और बाद दफ़ा कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिनको ऑटोइम्यून डिजीज़ कहा जाता है, जिसमें हमारी बॉडी के अपने टिश्यू के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाती हैं, तो वो अपने ही बॉडी के टिश्यू को किल करवाएंगे। यानी हर वो चीज़, जैसे मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, आप लोग जब पेपर सॉल्व करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें MCQs आते हैं वो कंपलसरी होता है और बाकी जो हैं वो ऑप्शनल होते हैं, ठीक हो गया। यानी शॉर्ट क्वेश्चन में 12 होते हैं, आप लोगों ने 8 करने होते हैं, लेकिन जो पहला MCQs का उसका एक भी आप कह सकते हैं MCQs आपने छोड़ा, आपके नंबर कट जाएंगे। तो इसी तरह हमारे पास एक एंटीजन आया, बॉडी के पास ऑप्शन है इसको ख़त्म करे ना करे, लेकिन अगर उस एंटीजन के ऊपर एंटीबॉडीज़ आके अटैच हो गई तो फिर उसके लिए वो कंपलसरी हो जाते, वो लाजमी क्वेश्चन हो जाते, उसको हमेशा वो किल करेंगे। तो यही तो पहला क्या है कि अटैच टू द सरफेस ऑफ पैथोजेंस, तो ये जो एंटीबॉडीज़ बनेंगे ये किसी भी एंटीजन या पैथोजन की सरफेस पे अटैक करेंगे एंड स्पीड द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस, और फिर उस पैथोजन को फैगोसाइटोसिस के ज़रिए से तेज़ी से किल करवाया जाता है। या बाद एंटीजन एंटीटॉक्सिन का काम कर रही होती हूँ, जो पैथोजन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म टॉक्सिन प्रोड्यूस किए वो उनके साथ अटैच होंगे और उनके इफेक्ट को न्यूट्रल कर देंगे, तो जिससे हमारी बॉडी फिर टॉक्सिन से महफूज रहेगी। तो ये दो तरह से आप कह सकते हैं एंटीबॉडीज़ कर रहे हैं। अच्छा, जो वैक्सीनेशन होती है तो वैक्सीनेशन में बुनियादी रोल आप कह सकते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी का है। ह्यूमरल इम्यूनिटी वैक्सीनेशन में क्या है, हमने कुछ अपनी तरफ से, जैसे पोलियो का के वैक्सीन होगी तो हमने पोलियो के जो वायरसेस हैं उनको डेड करके बॉडी में इंजेक्ट किया, तो बॉडी ने उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बना ली, और फिर उसके बाद जब एक नॉर्मल या पोलियो का जो पैथोजेंस है वो इंटर होगा, चूँकि ऑलरेडी बॉडी ने एंटीबॉडीज़ बना चुकी है तो वो उसको किल करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी हो या ह्यूमरल इम्यूनिटी हो, ये दोनों अपनी जो भी एक्टिविटी उन्होंने की है इसको याद करने के लिए ख़ास किस्म के मेमोरी सेल्स बनाएंगे, चाहे वो सेल मेमोरी टी मेमोरी सेल्स और आप कह सकते हैं बी मेमोरी सेल्स, जो उन्होंने काम किया है। यानी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी इन सारी एक्टिविटी को याद करने वाले उन्होंने मेमोरी सेल्स बनाए हैं,
और बी सेल्स ने भी मेमोरी सेल्स बनाए। इसका फ़ायदा क्या होगा कि जिस वक्त कोई एंटीजन दोबारा आएगा तो मेमोरी सेल्स उसी प्रोसेस को दोबारा स्टार्ट कर देंगे। पहले तो यहाँ रिकग्निशन हुई, रिकग्निशन के बाद ये सारा प्रोसेस स्टार्ट हुआ, अगर रिकग्नाइज ना होते तो आगे प्रोसेस भी स्टार्ट ना होता। अब जो मेमोरी सेल है वो सारे प्रोसेस को याद रखेंगे। अब ये जब मेमोरी सेल इस सारे प्रोसेस को याद रखेंगे, फिर जो वो एंटीजन आएगा फिर उसकी रिकग्निशन की नहीं चाहिए, बल्कि वो आते ही ये सारा प्रोसेस एक्टिवेट हो जाएगा। इसी तरह जो हमारे मेमोरी बी सेल्स होंगे वो एंटीबॉडीज़ मुसलसल बनाते रहेंगे। जो ही वो ऑर्गेनिज्म आएगा तो ये रिकग्नाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑलरेडी वो रिकग्नाइज्ड है, तो आते ही उसको उसकी डेथ से गुजरना पड़ेगा, उसकी डेथ होगी या उसको किल किया जाएगा। तो बहरहाल तो हमारी जो इम्यूनिटी है वो हमेशा मेमोरी सेल्स के ज़रिए से फॉर फ्यूचर प्लानिंग करती है, ये आप कह सकते हैं। अच्छा, ये तो है मैकेनिज़्म कि हमारा जो इम्यूनिटी कैसे आने वाले एंटीजन को या पैथोजन को या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर रही है। अब हमारे पास आ जाती है टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। दो तरह की टाइप है, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। तो ये ज़्यादातर ह्यूमरल इम्यूनिटी की टाइप्स हैं, क्योंकि इसमें हम ज़्यादातर एंटीबॉडीज़ की बात कर रहे होते हैं। एक्टिव का क्या मतलब है? सबसे पहले जैसे मैं इन दोनों की मिसाल, एक स्टूडेंट एक्टिव एक लाइक स्टूडेंट है और पैसिव एक नालायक स्टूडेंट है। पहले आप लोगों ने समझना है। लाइक स्टूडेंट क्या करता है, वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर करके अपना कोई भी पेपर तैयार कर लेते हैं और उसमें उसको काफ़ी टाइम लगता है। तो जिस वक्त पेपर आएगा, चूँकि उसकी तैयारी है, तो वो बड़ी आसानी से उसको अटैम्प्ट कर लेगा। अच्छा, वो पेपर एक दफ़ा आए, 10 दफ़ा आए, 20 दफ़ा आए, 50 दफ़ा आए, चूँकि उसने उसके अगेंस्ट तैयारी कर ली है, तो इस वजह से वो हमेशा उसको बड़ी आसानी से अटैम्प्ट कर लेगा। बल्कि जितनी दफ़ा वो अटैम्प्ट करेगा उसमें बेहतरी से बेहतरी आती जाएगी। तो इसी तरह एक्टिव इम्यूनिटी में क्या हुआ कि हमारी बॉडी में एक एंटीजन आ गया, बीटा सेल ने या बी सेल ने उनको रिकग्नाइज कर लिया, प्लाज्मा क्लोन सेल बना लिए, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन गई, उसके अगेंस्ट मेमोरी बी सेल्स भी बन गए, और फॉर फ्यूचर उन्होंने प्लानिंग कर ली कि जब भी ये एंटीजन आएगा तो मेमोरी सेल्स फ़ौरन ही उस एंटीजन को किल करने के लिए एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करवाते रहेंगे। ठीक हो गया? अब एक पूरा मैकेनिज़्म डेवलप हो गया है। ठीक है, तो एक्टिव इम्यूनिटी में क्या हुआ कि हमने प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ करवाई ताकि किसी भी जर्म्स या किसी भी डिजीज़ के अगेंस्ट हमने बॉडी को इम्यून कर लिया। अब जो एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन है वो होती है जब एंटीजन आता है। अब एंटीजन बॉडी में दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो आर्टिफिशियली भेजा जा रहा है या नेचुरली आ रहा है। कैसे? हमने वैक्सीन दी, वैक्सीन एक आर्टिफिशियल मेथड है कि हमने किसी भी पोलियो का वायरस, या आप कह सकते हैं स्मॉल पॉक्स का, या आप कह सकते हैं किसी भी व्हाट्सएवर जो डिजीज़ है जिसके हम वैक्सीनेशन करना चाह रहे हैं, आप कह सकते हैं जो आर्टिफिशियल इम्यूनिटी का दूसरा नाम क्या है? वैक्सीनेशन है। इसमें हुआ क्या कि हमने आर्टिफिशियली एंटीजन भेजा, हमारी बॉडी ने उसके अगेंस्ट तैयारी कर ली और एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना शुरू कर दी, और उसके बाद जब दोबारा वो ऑर्गेनिज्म आएगा तो चूँकि बॉडी ऑलरेडी तैयार है उसके अगेंस्ट, तो वो उसको किल करके ख़त्म कर दी। नेचुरल में क्या होता है? जैसे मीज़ल्स एक शख्स को हुआ, अब उसने प्लानिंग नहीं की कि उसको मीज़ल्स होना चाहिए, खसरा जिसको बोलते हैं, एक शख्स को बाई चांस खसरा हो गया। अब वो जो एंटीजन दाखिल हुआ तो नेचुरली इंटर हुआ, किसी ने प्लानिंग करके वो अंदर नहीं भेजा। अब जब मीज़ल्स से वो ऑर्गेनिज्म दोबारा रिकवर हुआ, यानी खसरा ठीक हो गया, तो चूँकि एंटीजन बॉडी में गया तो उसके अगेंस्ट वो ठीक इसी वजह से हुआ क्योंकि एंटीबॉडीज़ ने उस एंटीजन को किल कर दिया। एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन का मैकेनिज्म अंदर डेवलप हो गया, वो एंटीबॉडीज़ ने उन एंटीजन को क्या कर दिया? किल कर दिया। ठीक है, अब चूँकि अंदर एक मैकेनिज्म बन चुका है, तो इस वजह से अगर दोबारा मीज़ल का कोई ऑर्गेनिज्म या वायरस जाएगा बॉडी के अंदर, तो एंटीबॉडीज़ चूँकि ऑलरेडी मौजूद हैं, प्रोड्यूस हो रही हैं, तो वो उसको दोबारा बीमार नहीं होने देंगे। लेकिन ये काम किसी इंजेक्शन के ज़रिए से नहीं हुआ, किसी वैक्सीन के ज़रिए से नहीं हुआ, ये बाई चांस नेचुरली हुआ है, तो इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं? नेचुरल। अच्छा, ये भी पॉसिबल है किसी को एक बीमारी हो उसमें मर जाए। हमेशा नेचुरल इम्यूनिटी या नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी उस वक्त डेवलप होगी जब एक ऑर्गेनिज्म या एक शख्स उस इम्यूनिटी से दोबारा सही हो गया। तो सही हुआ ही इस वजह से था कि उसकी एंटीबॉडीज़ ने उसको किल कर दिया। तो व्हेन ए पर्सन एक्सपोज टू द इन्फेक्शन, जब एक पर्सन है
वो इन्फेक्शन के सामने एक्सपोज होता है और बीमार हो जाता है, और फिर वो बाद में सर्वाइव भी कर जाता है, तो उसकी बॉडी में जो इम्यूनिटी है जिसने उसको सर्वाइव करने में हेल्प की है, वो फ्यूचर के अंदर भी आप कह सकते हैं उसकी हेल्प करेगी। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये नेचुरल इम्यूनिटी है, ये बॉडी का ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स है, ये बॉडी ने उसको खुद ब खुद हैंडल किया। यहाँ हमने बॉडी की हेल्प की है, एक पोलियो का ऑर्गेनिज्म खुद नहीं आया, बल्कि हमने पोलियो को वायरस डेड करके या वीक करके अंदर भेजा है। अच्छा, पैसिव में क्या होती है, जैसे मैंने मिसाल दी है, एक्टिव है, इसमें एक लाइक स्टूडेंट है, वो तैयारी करता है, वो फिर पेपर सॉल्व करते हैं। लेकिन पैसिव इम्यूनिटी में एक नालायक स्टूडेंट, उससे बिल्कुल भी तैयारी नहीं की, लेकिन जिस दिन पेपर था बाई चांस उसको नकल या बूटी मिल गई। अब उसने बूटी को देखा, जल्दी जल्दी पेपर सॉल्व किया, उसके बाद जब नंबर आए तो वो पास हो गया। लेकिन अब यहाँ क्या हुआ कि वक्ती तौर पे उसको हेल्प मिली, वो पास हो गया, ठीक है। लेकिन इसका इफेक्ट क्या हो, अगली दफ़ा अगर वही पेपर उसको घंटे बाद आप उसको वही पेपर दें तो उसको कुछ भी नहीं, चूँकि उसने खुद नहीं अपनी मेहनत से उसको हल किया, बल्कि बाहर की मदद से हल किया था। इस वजह से अगर उसी पेपर को दोबारा थोड़ी देर उसको देंगे तो उसमें फेल हो जाए। हाँ, लेकिन दोबारा आपने वो पेपर दिया, फिर उसके बाद उसको थोड़ी सी बूटी मिल गई, फिर वो पास हो जाएगा। तीसरी दफ़ा फिर उसको बूटी की ज़रूरत होगी। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि पैसिव इम्यूनिटी में हम क्या कर रहे हैं कि हम जो पेपर के पास होने में चीज़ चाहिए थी वो हम बाहर से प्रोवाइड कर रहे हैं। लाइक स्टूडेंट ने क्या किया, वो सारी की सारी चीज़ जो पेपर में पास होने के लिए चाहिए वो अपने इंटरनली डेवलप कर ली है। तो उसका फ़ायदा क्या होगा, वो जब भी पेपर आएगा वो उसके लिए बड़ा हलवा होगा, या आप कैसे बड़ा आसान होगा उसको सॉल्व करना है। लेकिन पैसिव इम्यूनिटी में नकल के ज़रिए से हम क्या करते हैं कि बॉडी में खुद एंटीबॉडी इंजेक्ट करते हैं ज़रूरत पड़ने पे, ठीक है, और वो एंटीबॉडीज जाके फ़ौरन ही उस एंटीजन को किल कर देती है। यानी यहाँ मैकेनिज्म बॉडी ने डेवलप नहीं किया एंटीबॉडीज़ का, हमने खुद डायरेक्टली एंटीबॉडीज़ दे दी हैं जिसने किल किया है। अच्छा, हमेशा जो इंट्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी यानी एंटीबॉडीज़ को जिस्म में दाखिल किया जाएगा वो एंटी सीराज के ज़रिए से किया जाएगा, और जब एंटी सीरा का इंजेक्शन लगेगा तो बॉडी के अंदर इम्यूनिटी बन जाएगी। एंटी सीरम क्या है, सीरम ऐसा सीरम जिसमें एंटीबॉडीज़ हो वो एंटी सीरम कहलाता है। अब सीरम क्या है, हमारे पास जो ब्लड प्लाज्मा होते हैं उससे अगर क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दें, जिन्होंने ब्लड को क्लॉट करना है वो प्रोटीन निकाल दें, तो प्लाज्मा का जो बाकी पोर्शन बचेगा वो सीरम कहलाता है। यानी क्लॉटिंग फैक्टर को निकालने के बाद ब्लड प्लाज्मा सीरम कहलाता है। मोड ऑफ एक्शन क्या है, हमने एंटीबॉडीज़ भेज दी, वो फ़ौरन ही जाके एंटीजन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, और ज़ाहिर बात है वो फैगोसाइट, फिर अभी हमने डिस्कस किया कि एंटीजन एंटीबॉडी को जहाँ भी कॉम्प्लेक्स होगा वो बॉडी के फैगोसाइट उसको फ़ौरन जाके ख़त्म कर देंगे। नॉट लॉन्ग लास्टिंग, ये ज़्यादा अरसे क्यों नहीं काम करती, उसकी वजह क्या है। जैसे मैंने अभी मिसाल दी, एक नालायक स्टूडेंट को आपने वक्ती तौर पे पास तो करवा दिया है, लेकिन वही पेपर अगर दोबारा आ गया, चूँकि उसने मेहनत करके वो अंदर डेवलप नहीं की थी, उसको दोबारा बाहर की एक्सटर्नल, तो यहाँ बॉडी तैयार नहीं है, आपने उसको खुद हेल्प करके पास करवा दिया है या इन्फेक्शन को ख़त्म कर दिया है। लेकिन जब दोबारा इन्फेक्शन आएगा, चूँकि बॉडी की तैयारी है नहीं उसके अगेंस्ट, तो दोबारा बॉडी इफेक्टेड होती है, दोबारा ये एक्सटर्नल हेल्प चाहिए होगी, या बॉडी की एक्टिव इम्यूनिटी उसको आप कैसे ख़त्म करेगी। पैसिव इम्यूनिटी क्यों ज़्यादा से नहीं काम करती, क्योंकि हमारे पास जो एंटीबॉडीज़ हमने इंजेक्ट की थी वो पुराने इन्फेक्शन में यूटिलाइज़ हो गई। ज़ाहिर बात है जब वो यूटिलाइज़ होगी तो हमारी बॉडी ने उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाई नहीं, तो आहिस्ता आहिस्ता उनका लेवल क्या होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। और जब कम हो गया, जब ख़त्म होगी बॉडी में, अगर दोबारा पैथोजेंस आ गया, तो पैसिव इम्यूनिटी वाली एंटीबॉडी चूँकि अवेलेबल है नहीं, तो पैसिव इम्यूनिटी दोबारा उस रिकरेंस ऑफ इन्फेक्शन को दोबारा ख़त्म नहीं करेगी। तो पैसिव इम्यूनिटी, हाँ, इसका फ़ायदा ये है फ़ौरन इफेक्ट होता है। फ़ौरन इफेक्ट कैसे होता है, अब देखो ना, इसको एक्टिव इम्यूनिटी को, जैसे मैं लाइक और नालाइक की एग्जांपल दे रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि 1 महीना पूरे पेपर की तैयारी करता रहा, फिर वो पेपर को सॉल्व करने के काबिल हो गए। नालाइक स्टूडेंट पूरा महीना अय्याशी करता रहा, और जब पेपर आया, पेपर वाले दिन उसको फ़ौरन ही बूटी मिल गई, फ़ौरन ही पेपर सॉल्व किया फ़ौरन। तो आप कहेंगे जो नालाइक स्टूडेंट है उसने फ़ौरन काम किया, लेकिन वो ज़्यादा लंबे अर्से नहीं चलेगा। लाइक स्टूडेंट का ये फ़ायदा, एक मेहनत एक दफ़ा की, वो सारी ज़िंदगी वो पेपर वो सॉल्व करता रहेगा। तो इस वजह से जो पैसिव इम्यूनिटी है इसका इफेक्ट इमीडिएट है, ये देर में डिवेल्प, क्योंकि यहाँ मैकेनिज्म ने डिवेल्प होना है, और मैकेनिज्म के डिवेल्प होने में टाइम रिक्वायर है। और यहाँ आप कह सकते हैं कि वो इम्यूनिटी फ़ौरन ही एक्टिव, लेकिन इसका क्या है, वो ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है।
रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन का सिस्टम डेवलप नहीं हुआ, और जब इन एंटीबॉडीज़ की लेवल कम होगा तो फिर दूसरी एंटीबॉडीज़ अवेलेबल नहीं होगी, तो इन्फेक्शन दोबारा हो सकता है। लेकिन ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्यों? एक शख्स को टेटनस का जो जर्म्स है वो बॉडी में इंजेक्ट हो गया। टेटनस एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान के ये सारे मसल काम करना छोड़ देते हैं, डेथ हो सकती है। रेबीज़, ठीक है, जो बहुत ही ख़तरनाक बीमारी कुत्ते के काटने से होती है, या किसी को सांप काट गया। अब किसी को सपोज मैं कहता हूँ सांप काट गया और उसका जहर अंदर चला गया है, अब वो कहे नहीं मेरी इम्यूनिटी खुद ही उसको किल कर दे। अब इम्यूनिटी को टाइम लगेगा एक्टिवेट होने के लिए, इतनी देर में हो सकता है वो जो टॉक्सिन वो हमारी बॉडी के सारे सेल को डैमेज कर दे। तो इमीडिएट इफेक्ट चाहिए। सांप काटा, उसके बाद उसका जो टॉक्सिन अंदर गया, अगर हम अपनी एक्टिव इम्यूनिटी पे रिलाई करेंगे तो एक्टिव इम्यूनिटी को डेवलप होने में काफ़ी टाइम चाहिए। इतनी देर में हो सकता है हमारी बॉडी के टिश्यू, हमें फ़ौरन दूसरा एंटीबॉडीज़ का इंजेक्शन लगा देना है, वो जाके एंटी टॉक्सिन का काम करेंगे। क्योंकि हमने यहाँ क्या किया कि कुछ हमारे पास ऐसे भी एंटीबॉडीज़ हैं जो किसका काम करें, एंटी टॉक्सिन का काम करें। अच्छा, सांप के जहर को न्यूट्रल करने के लिए जो हम एंटीबॉडीज़ को इंजेक्ट करते हैं वो एंटीविनोम कहलाती हैं, और ये जो एंटीविनोम में एंटीबॉडीज़ हैं ये बेसिकली एंटी टॉक्सिन का काम कर रही होती है जो सांप के जहर को न्यूट्रलाइज। अब यहाँ एक बात और करें कि ये जो पैसिव इम्यूनिटी, इसका इफेक्ट इमीडिएट है, फ़ौरन शो हो जाता है। हमने इंजेक्शन लगाया फ़ौरन ही वो इफेक्ट शो होगा। तो अगर हमारी बॉडी में टेटनस, रेबीज़ और हेपेटाइटिस के ऑर्गेनिज्म इंजेक्ट हो गए, और ये ऑर्गेनिज्म, ये ऐसे आप कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म है जो बहुत ही जल्दी आप कह सकते हैं बॉडी के सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारी एक्टिव इम्यूनिटी को इतना टाइम ही नहीं देंगे। तो इस वजह से इन एक्टिव ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट हमें फ़ौरन ही बनी बनाई एंटीबॉडीज़ भेजनी पड़ेगी ताकि वो उसकी हेल्प कर सके। क्लियर? तो इस वजह से ये दोनों इम्यूनिटी ये सारी ज़िंदगी के लिए काम करेगी। ये इमीडिएट इफेक्ट के लिए, आपको सांप काटा फ़ौरन ही आपने एंटीबॉडीज़ इंजेक्ट कर दी, वो रिकवर हो गया, तो ये इमीडिएट इफेक्ट के लिए काम कर दी। दोनों में सर्वाइवल दोनों में हो रहा है, लेकिन इसमें फिर हम लॉन्ग लास्टिंग सर्वाइवल है, इसमें फिर इमीडिएट सर्वाइवल है जो भी ज़रूरी है। अदरवाइज़ काफ़ी सारी बीमारी फ़ौरन ही इंसान की डेथ करवा देती है। अच्छा, एड्स के बारे में हम बड़ी डिटेल से पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा ये जो सारा हमने इम्यूनिटी का सिस्टम पढ़ा है, तो एड्स के पेशेंट के अंदर ये फेल हो जाता है क्योंकि हमारे जो टी हेल्पर सेल्स हैं, अच्छा टी हेल्पर सेल्स, इन्होंने इन सेल्स को भी, अच्छा टी हेल्पर सेल ये बीटा बी सेल्स को भी एक्टिवेट होने में हेल्प करते हैं। इस वजह से अगर खुदा ना खास्ता जो टी हेल्पर सेल्स हैं, जो एड्स का वायरस जिनको डिस्ट्रॉय करता है, ये अगर डिस्ट्रॉय हो गए तो हमारे बी सेल भी सही काम नहीं करेंगे और हमारे ये सारा सिस्टम भी एक्टिवेट नहीं होगा। तो इस वजह से एड्स के अंदर इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो बहरहाल किसी को अगर एड्स हो जाए तो उसका इलाज कोई नहीं है, इस वजह से एहतियात ज़रूरी है। जब तक हम एहतियात करते रहेंगे तो एड्स से बचे रहेंगे। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 14 था, आखिरी चैप्टर था, आखिरी लेक्चर था। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।